जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 चल रहा है, जिसमें आप लोगों का हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है। आशा है आप सबका बहुत बेहतर पेपर गया होगा, बहुत अच्छा पेपर गया होगा। और इस पेपर की तैयारी के क्रम में हम लोग अब जो हमारा अगला पेपर है, जो कि 23 तारीख को होना है, अंग्रेजी का पेपर, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। और इस पेपर में आज मैराथन क्लास रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। आप लोगों ने देखा है बच्चों, हिंदी में जो भी हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, सब कुछ आपको मिला है वहाँ पेपर में। और आपको सामाजिक विज्ञान में भी लगभग 70 से 80% पेपर में मिला है। केवल बहुविकल्पीय में 4-5 क्वेश्चन नहीं मिला है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो पूर्ण भरोसे के साथ आप तैयारी कीजिए। इंग्लिश में आपको 100% फिर देने का प्रयास किया जाएगा। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है पहला प्रश्न। 1 to 3 के लिए है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। तो ये आपका एक अनसीन पैसेज होता है, जिसमें देखिए कह रहे हैं, इन द ओल्डन डेज, प्राचीन दिनों में, इन इंग्लैंड में प्राचीन दिनों में, द लॉज वेयर वेरी क्रूअल, नियम बहुत निर्दयी होते थे। ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस, एक छोटे से, बहुत छोटे से अपराध के लिए भी एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जा सकती थी। द शेरिफ्स हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ, शेरिफ मतलब जो न्यायाधिकारी होते हैं या दंडाधिकारी होते हैं, जो नियमों के रखवाले होते थे। वेयर इग्नोरेंट मैन, उपेक्षित व्यक्ति होते थे। एंड वुड हैंग ए मैन ऑन लिटिल और नो एविडेंस, और किसी भी व्यक्ति को, मतलब व्यक्तियों की उपेक्षा करते थे और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्ष्य के फांसी पर लटका देते थे। ऑफन व्हेन ए मैन फेयर्ड सम पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, ऑफन मतलब अक्सर, व्हेन ए मैन जब कोई व्यक्ति, फेयर्ड सम पनिशमेंट किसी सज़ा से डर जाता था, फ्रॉम द शेरिफ मतलब दंडाधिकारियों से, ही वुड रन अवे टू द फॉरेस्ट, तो वह जंगल में भाग जाया करता था। इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, ही वुड ज्वाइन द कंपनी ऑफ अदर मैन, वह अन्य लोगों के साथ में जुड़ जाया करता था। हु हैड कम देयर लाइक हिम, जो उसके जैसे लोग वहाँ पर आए हुए थे। सच मैन वेयर कॉल्ड आउटलॉज, ऐसे व्यक्तियों को नियम विरुद्ध व्यक्ति कहा जाता था। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर और बाय रॉबिंग ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज, वह लोग वहाँ पर अपना जीवन हिरणों का शिकार करके या फिर रास्ते पर जाने वाले यात्रियों को लूट करके जीविकोपार्जन करते थे, अपना जीवन चलाते थे, जीवन यापन करते थे। अब इससे संबंधित 1 से 3 क्वेश्चन तक का आंसर आपको देना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक छोटे से भी अपराध के लिए कौन कौन से सज़ा होते थे या क्या सज़ा होती थी। इम्प्रीजनमेंट मतलब जेल में डाल दिया जाता था, या फाइन अर्थात उन्हें अर्थदंड दिया जाता था, या एग्जाइल यानी उन्हें वनवास दे दिया जाता था, या फिर हैंगिंग यानी उन्हें फांसी दे दी जाती थी। तो छोटे से छोटे अपराध के लिए भी क्या होता था बच्चों, फांसी की सज़ा दे दी जाती थी। इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, प्राचीन दिनों के समय में इंग्लैंड में नियमों के रखवाले कौन होते थे, किसे कहा जाता था। जजेस होते थे, या शेरिफ्स होते थे, या फिर लायर्स होते थे, या पॉलिटिशियंस होते थे। कौन होता था बच्चों, तो जो लॉ के कीपर्स यानी नियमों के रखवाले होते थे, उन्हें क्या कहते थे, उन्हें शेरिफ्स कहा जाता था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
व्हाई डिड ये मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में प्राचीन दिनों में एक व्यक्ति जंगलों में क्यों भाग जाता था। टू ज्वाइन द आर्मी, सेना में जुड़ने के लिए, या फिर टू हंट डियर, हिरणों का शिकार करने के लिए, या फिर टू रॉब ट्रेवलर्स, यात्रियों को लूटने के लिए, या फिर टू इस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, मतलब दंडाधिकारियों से सज़ा से बचने के लिए। तो क्यों भागता था बच्चों, तो दंडाधिकारियों से सज़ा से बचने के लिए वह कहाँ भाग जाया करता था, तो वह जंगलों में भाग जाया करता था। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक निर्देश दे रहा है और कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी चौथा क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है आई मेट डॉट डॉट फिर ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। अब इसमें आपका क्या भरा जाएगा, आपको बताना है कि मैं मंदिर में पुराने मित्र से मिला। अब कैसे, क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, या फिर एन भरा जाएगा, या फिर दा भरा जाएगा, या नन ऑफ द एबव भरा जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों एन भरा जाएगा, क्योंकि ओल्ड शब्द से पहले भरना है। ओल्ड शब्द इंग्लिश में ओ अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और हिंदी में भी ओ से शुरू होता है, दोनों स्वर हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो आपका सी वाला विकल्प इसमें सर ये जो नंबरिंग है वो थोड़ा उल्टा हो गया है, तो सी वाला विकल्प ही आपका सही होगा। बी नंबर पर देखिए दा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अनलेस ही बेग्स माई पार्डन, जब तक वो मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा, आई डॉट डॉट नॉट एक्सक्यूज़ हिम, मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। क्या होगा, मस्ट भरा जाएगा, या कुड भरा जाएगा, या फिर विल भरा जाएगा, या माइट भरा जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा बच्चों, तो इसमें विल भरा जाएगा, यानी यदि वह मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल भरा जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ये मीनिंगफुल सेंटेंस। एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए नीचे दिए गए शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। इनको फिर से व्यवस्थित करना है, जिसमें आपका शब्द समूह जो है वो क्या है, बिहेवियर है, गॉट है, आई है, हिज है, एट है और एंग्री है। तो क्या हो जाएगा, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, या फिर आई एंग्री गॉट हिज एट बिहेवियर, या एंग्री गॉट आई हिज बिहेवियर एट, या फिर हिज बिहेवियर एंग्री गॉट आई एट। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, मुझे उसके व्यवहार पर क्रोध आया। क्या हो जाएगा कि मुझे उसके व्यवहार पर क्रोध आया। तो इसमें आप लोगों का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ही प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, डॉट डॉट गोइंग टू द सिटी। तो अब इसमें क्या होगा, ऑफ भरा जाएगा, या फिर फॉर भरा जाएगा, या फ्रॉम भरा जाएगा, या ऑन भरा जाएगा। तो बच्चों इसमें जब प्रिवेंट होता है तो प्रिवेंट के बाद में फॉर का प्रयोग होता है। ही प्रिवेंटेड मी फॉर गोइंग टू द सिटी, उसने मुझे शहर जाने के लिए रोका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा मिसस्पेल्ड है, किसकी स्पेलिंग गलत है, ह्यूमर की, या फिर शेयर, या फिर ब्रीफली, या फिर लैंग्वेज। तो ह्यूमर आपका सही है, शेयर भी सही है और ब्रीफली भी सही है, लेकिन लैंग्वेज की स्पेलिंग होती है LANGUAGE। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है, EGE लिखा है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए आपका यही जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए एक निर्देश है। निर्देश में कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। जिसमें आप लोगों का एक पैसेज दिया गया है और पैसेज कह रहा है कुर्ग आर कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस।
कुर्ग या कोडागु, क्या कहा गया कि कुर्ग या कोडागु जो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, मतलब सदाबहार वर्षा वनों का घर है, स्पाइसेस मतलब मसालों का, एंड काफ़ी प्लांटेशन और काफ़ी रोपड़ का घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, सदाबहार वर्षा वन इस जिले के 30% भूभाग को ढकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स, मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, यहाँ पर जो पर्याप्त बारिश होती है वो कई आगंतुकों को बहुत दूर रखती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, मतलब प्रसन्नता का मौसम शुरू होता है फ्रॉम सितंबर, सितंबर से, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक जारी रहता है। कब से शुरू होता है? तो सितंबर से, और जारी कब तक रहता है? तो मार्च तक। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, भारत के किस राज्य में, यानी 9वां क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है। तो कौन से राज्य में कुर्ग स्थित है बच्चों? कर्नाटका में, या फिर गोवा में, या केरला में, या राजस्थान में। तो आपको पहले ही बताया गया है, कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मतलब कहाँ का है ये? कर्नाटक जिले का, कर्नाटक राज्य का एक छोटा सा जिला है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज़, कुर्ग में जाने के लिए सबसे अच्छा सीजन, सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? कौन सा है बच्चों? अप्रैल टू जून है, या जुलाई टू अगस्त है, या सितंबर टू मार्च है, या फिर नन ऑफ द एबव, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको बताया गया है द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यानी कि आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन टू 13 के लिए निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। मतलब मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? क्या तो मंडेला जो जुड़े थे वो एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी भरी किताबों का एक मित्र था, शौकीन था? तो यस होगा, या मे बी होगा, या नो होगा, या डोंट नो। तो बच्चों उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजवीर वाज आल्सो ये फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि एस होगा, सही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कह रहा है, व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, मतलब सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज के लिए किसने प्रेरित किया? ए सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति ने, एन एज्ड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने, ए मॉन्क बेगिंग भीख मांगते एक सन्यासी ने, या ऑल ऑफ द एबव यानी इन सभी ने। तो किसने किया था बच्चों? ऑल ऑफ द एबव यानी सभी ने उन्हें प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 एंड 15 के लिए निर्देश है, और निर्देश में कहा जा रहा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो और उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। द वे एक क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर कर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। अब इसमें कह रहे हैं, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ों में कौन बैठा हुआ था? ए पीकॉक मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन एक कबूतर, या ए स्पैरो एक गौरैया, या फिर ए क्रो यानी एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिए। एक क्रो यानी एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये पीपल ट्री, या फिर अंडर ये मैंगो ट्री, या अंडर ये हेमलॉक ट्री, या फिर अंडर ये बैनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा था बच्चों? तो अंडर ये हेमलॉक ट्री, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए।
और क्या है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है व्हेन द थीफ एवॉक, जब चोर जागा द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल ने उसे छोड़ दिया था, या अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे धोखा दिया था, या अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बना लिया था, या अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। तो बच्चों क्या हुआ था, जब अगली सुबह चोर जागा था तो उसने देखा था कि अनिल चाय बना चुका था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन एक्सपेरिमेंट्स, रिचर्ड एब्राइट ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। बिकॉज ही वांटेड, क्योंकि वह चाहता था, क्या चाहता था, टू सेव अदर्स लाइफ, मतलब दूसरों का जीवन बचाना, या टू सेव हिज लाइफ, अपना जीवन बचाना, या फिर टू प्रूव द रिएक्शन, मतलब उस अभिक्रिया का परीक्षण करना, या टू टेस्ट हिज थ्योरी, मतलब अपने सिद्धांत का परीक्षण करना। तो बच्चों वह अपने सिद्धांत का जांच करना चाहता था, इसलिए उसने प्रयोग शुरू किया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता रामलाल के पास था, क्या था, 4 सन्स एंड 3 डाटर्स, मतलब 4 लड़के और 3 लड़कियां, 2 सन्स एंड 5 डाटर्स, 2 लड़के और 5 लड़कियां, या फिर 5 सन्स एंड 2 डाटर्स, 5 लड़के और 2 लड़कियां, या फिर 3 सन्स एंड 4 डाटर्स, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियां। तो बच्चों भोली के पिता के पास 3 लड़के और 4 लड़कियां थीं, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी, क्या थी, फीवर यानी बुखार था, या फिर मलेरिया था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, या फिर अधिक भोजन के कारण वह पलटी कर रहा था, या मल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण था। तो बच्चों ट्रिकी की जो मूल समस्या थी वो क्या थी, वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, मतलब अधिक भोजन के कारण उसका क्या था, पलटी करने की समस्या थी। सी वाला कह रहा है हु परफॉर्म्ड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज, भोली के गांव में बालिका विद्यालय के उद्घाटन समारोह को किसने पूर्ण किया था, यानी विद्यालय का उद्घाटन किसने किया था। द ग्राम प्रधान, मतलब ग्राम प्रधान जी ने, या हेड टीचर यानी मुख्य अध्यापिका ने, या फिर द तहसीलदार अर्थात तहसीलदार महोदय ने, या फिर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब ने। तो बच्चों किसने किया था, तहसीलदार महोदय आए थे बढ़िया भूरे रंग के घोड़े पर बैठ करके, जिसे भोली ने देखा था। तो सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग इस क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए इस नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सबके पास। और चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, तो अगला प्रश्न यहाँ सेक्शन बी शुरू होता है जो कि रिटन होता है। इसमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जिसमें क्या है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय पहले, देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, यूनान में एक राजा था। ही हैड 3 लवली डाटर्स, उसके पास 3 प्यारी पुत्रियां थी। द फर्स्ट डाटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत सुंदर थी। द सेकेंड डाटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, और दूसरी पुत्री पहले से अधिक सुंदर थी। बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन तीसरी पुत्री सबसे अधिक सुंदर थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वह विश्व में सबसे अधिक सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइकी, उसका नाम साइकी था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स, मतलब यूनानियों की सबसे महान देवी वीनस वाज एंग्री विथ हर, उससे नाराज थी क्योंकि वो सबसे अधिक सुंदर थी। तो जो देवी थी वीनस देवी, वो उससे नाराज थी। और केवल नाराज ही नहीं थी भैया, तो फिर क्या था, सी वाज जीलियस ऑफ हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी।
सी कॉल्ड साइके ऑफ हर पैलेस, उन्होंने साइके को अपने महल में बुलाया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष की हो। साइके आंसर्ड, साइके ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडेस यानी महान देवी, आई एम 19, मैं 19 वर्ष की हूँ। वीनस लाफ्ड, वीनस हंसी, एंड सेड, और कहा, वीनस हंसी और कहा, यू आर यंग, तुम युवती हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, तुम भद्दी हो, नोबडी विल मैरी यू, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। साइके वेप्ट एंड प्रेड, साइके रोई और निवेदन किया, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज़, कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में रखिए। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए प्रत्येक चीज़ें करूंगी। अब इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, यूनान के राजा के पास कितनी पुत्रियां थीं। तो कितनी थी भैया, द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डॉटर्स, यूनान के राजा के पास 3 पुत्रियां थीं। अगला कह रहा है, हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सुंदर कौन थी। तो द थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, भैया तीसरी लड़की सबसे अधिक सुंदर थी। देखिए पहली सुंदर थी, दूसरी जो थी वो पहली से अधिक सुंदर थी, और तीसरी जो थी वो सबसे अधिक सुंदर थी। अगला कह रहा है, व्हाट डिड साइके प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, साइके ने गॉडेस ऑफ ग्रीस यानी कि यूनान की देवी से क्या निवेदन किया था। तो साइके प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, साइके ने यूनान की देवी से निवेदन किया, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज़, कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में रखिए। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए प्रत्येक चीज़ें करूंगी, ऐसा उसने कहा था। अगला कह रहा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, पैसेज में अनाकर्षक का अर्थ कौन सा शब्द लिया गया है। तो कौन सा शब्द लिया गया बच्चों, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो चलो लिख देते हैं। मित्र को लिखना है इसलिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा, B125, मॉडल टाउन जालंधर। डेट आप यहाँ पर 24 अगस्त यानी कि जो भी डाला हुआ है आप परीक्षा वाली डेट को ही डालना, जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा वही डेट आप डालना। डियर विनोद, आप यहाँ पर अपने मित्र का कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई फील डिलाइट टू इन्वाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूँ, टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की शादी के समारोह में मैं आपको आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूँ। द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 6 सितंबर 2012, यहाँ पर बेटो आप लोग 2026 वाला लिखना कि शादी 6 सितंबर 2026 को होगी। आई विल लीव फॉर ग्वालियर ऑन 6 सितंबर, मैं ग्वालियर के लिए 6 सितंबर को निकलूँगा एट 5 AM, सुबह 5 बजे, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। आई शैल स्टे एट सिंधिया धर्मशाला, मैं सिंधिया धर्मशाला में ठहरूंगा। ए फ्यू अदर फ्रेंड्स विल आल्सो अटेंड इट, कुछ अन्य मित्र भी इसमें आएंगे। वी शैल हैव ए जॉली गुड टाइम, हमारे पास एक प्रसन्नतापूर्ण अच्छा समय होगा बिताने के लिए, टू स्पेंड मतलब बिताने के लिए। वी प्लान टू विजिट ग्वालियर पैलेस एंड अदर प्लेसेस एज वेल, हम सभी ग्वालियर पैलेस यानी ग्वालियर महल में जाने के लिए और अन्य स्थानों पर जाने के लिए योजना बनाए हैं। वी शैल कम बैक ऑन 7th, हम 7 तारीख को आ जाएंगे, इंस्टेंट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही। आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर अर्ली, मैं यहाँ पर आपके पहले आने का निवेदन करता हूँ। वी शैल बी हैविंग ए गुड टाइम, हमारे पास एक अच्छा समय होगा। डू लेट मी नो, कृपया मुझे अवगत कराइए, अबाउट द टाइम एंड डेट ऑफ योर अराइवल, अपने आने के समय और तिथि के बारे में कृपया मुझे अवगत कराइए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। विद बेस्ट विशेज़, शुभकामनाओं के साथ, योर फैथफुली, आपका वफादार XXX, यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अथवा मान लीजिए आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना भैया। और इसमें क्या कह रहा है,
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए वीक लीव, आप उनसे एक सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए निवेदन करते हुए एक पत्र लिखिए। एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड, क्योंकि आपके पिताजी अस्पताल में हैं। चलिए इसे भी लिख देते हैं, हालांकि आपको बोर्ड पेपर में केवल एक लिखना है। टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, RUD इंटर कॉलेज इटियाथो गोंडा। सर, श्रीमान जी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, सर्वाधिक सम्मान पूर्वक मैं कहता हूँ, दैट माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days, कि मेरे पिताजी पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। एंड द डॉक्टर सजेस्टेड टू टेक हिम रेस्ट फॉर 1 week, और डॉक्टर ने उन्हें एक सप्ताह का आराम करने का सुझाव दिया है। देयर इज़ नो वन टू टेक केयर हिम इन द हाउस, घर में उनकी देखभाल करने वाला इस समय कोई नहीं है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, इसलिए मैं कक्षाएं में उपस्थित रहने के लिए असमर्थ हूँ। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस, इसलिए मुझे आप अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी प्रदान करने का निवेदन करता हूँ आपसे। फ्रॉम 21 September 2025 टू 27 September 2025। यहाँ पर देखिए डेट आप अग्रिम डेट ही डालेंगे, जो बीता हुआ डेट है वो बिल्कुल भी मत डालना। क्योंकि ये मैं आपको एक प्रारूप दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी डेट ले लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप परीक्षा में आने वाली तिथियों को ही डालना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस दयालुतापूर्ण कार्य का आभारी रहूँगा। डेट आप यहाँ पर डाल देंगे, और योर ओबिडेंटली एक्स, यहाँ नाम नहीं लिखना है, क्लास 10th आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए फ्लूड सीन, एक बाढ़ दृश्य का, आप लोग बाढ़ दृश्य पर रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स में क्या है, प्लेस एंड सीन मतलब स्थान होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन और संपत्ति की हानियाँ, इफ एनी यदि कोई हुई हो। मिजरी संकट। रिलीफ वर्क राहत कार्य। योर ओपिनियन और आपका विचार। तो चलिए देख लेते हैं भैया फ्लूड सीन। फ्लूड सीन का रिपोर्ट है, ए डिवेस्टिंग फ्लूड हिट अवर टाउन, एक बर्बादीपूर्ण बाढ़ ने हमारे शहर में आई। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत विस्तृत बर्बादी, एंड कोज और शोर शराबा का कारण बनी। द ओवरफ्लोइंग रिवर सबमर्ज्ड होम्स, बढ़ी हुई नदी घरों में मिल गई, रोड सड़कों पर मिल गई, एंड फील्ड्स और खेतों में मिल गई। रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन और संपत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण परिणाम बना, कह सकते हैं उसके हानि का परिणाम बना। थाउजेंड्स वीआर लेफ्ट स्ट्रैंडेड स्ट्रगलिंग टू एक्सेस बेसिक नेसेसिटीज, हजारों लोग आधारभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हुए खड़े मिले, अर्थात संघर्ष में पड़ गए। द अफेक्टेड पीपुल मतलब प्रभावित लोग, फेस्ड इमेंस मिजरीज, तात्कालिक संकटों का उन्होंने सामना किया। विद मेनी लॉसिंग दियर लव्ड वंस एंड लिवलीहुड्स, जिसमें से कई से उनके जो प्रिय लोग थे और जीविकाएं थी वे सभी बर्बाद हो चुके थे। रिलीफ टीम्स एंड लोकल अथॉरिटीज वर्कड टायरलेसली टू रेस्क्यू दोज हु ट्रैप्ड एंड प्रोवाइड एड, जो राहत टीम थी और वहाँ पर उपस्थित मतलब लोकल अधिकारियों ने बिना थके हुए फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया और कार्य किया, और साथ ही साथ उन्हें सहायता प्रदान की। द सीन वाज हार्ट रेंचिंग, ये दृश्य दिल को दहलाने वाले था। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक ऐसे बर्बादी यानी आपातकालीन व्यवस्था की, प्रभावशाली व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शा रहा था। एंड सपोर्ट फॉर द विक्टिम्स टू रिबिल्ड देयर लिव्स, और उनके जीविका को पुनः बनाने के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता। क्लास को अधिकतर
शेयर कर दीजिए अधिकांश लोगों के पास, और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है राइट ये रिपोर्ट ऑन एन इलेक्शन सीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आप एक चुनाव दृश्य का वर्णन एक 80 से 100 शब्दों में करना है, जिसमें हिंट्स क्या है, टाइम एंड प्लेस मतलब समय और स्थान, सीन आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के बाहर का दृश्य, सीन इनसाइड द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन के भीतर का दृश्य, पोलिंग मेथड मतलब मतदान की प्रक्रिया, अरेंजमेंट बाय द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं। चलिए देख लेते हैं आंसर में क्या है। तो द डे बिगेन विद वोटर्स अराइविंग एट 7 AM। दिन की शुरुआत मतदाताओं के 7 बजे पहुंचने के साथ शुरू होता है। ईगर टू कास्ट दियर वोट्स, अपने वोट का कीमत समझने के लिए उत्सुक होते हैं। आउटसाइड, बाहर, लॉन्ग क्यूज फार्म, बहुत लंबी कतारें बनाई गई। एंड पुलिस पर्सनल मेंटेन्ड ऑर्डर, और पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से पूरे नियमों को व्यवस्थित किया। इंश्योरिंग ए पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हुए। फिर क्या है, इनसाइड द पोलिंग, पोलिंग के भीतर, पोलिंग स्टेशन मतदान स्टेशन केंद्र के भीतर, ऑफिशियल्स चेक्ड वोटर आईडीज, अधिकारी लोग मतदाताओं के पहचान पत्र को जांचते थे। वेरीफाइड नेम्स ऑन द इलेक्टोरल रोल, और जो चुनाव यानी मतदाता सूची से मतदाताओं का नामों को मिलान करते थे। एंड गाइडेड वोटर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स, और मतदाताओं को ईवीएम के लिए यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन मतदान मशीन के लिए निर्देश देते थे। द वोटिंग प्रोसेस वाज स्मूथ, मतदान की प्रक्रिया बहुत शांत थी। विद वोटर्स मार्किंग दियर चॉइसेस इन ए काम एंड कंपोज्ड मैनर, जिसमें मतदाताओं को एक शांत और कह सकते हैं सभ्य वातावरण में अपने लोगों को चुनने की स्वतंत्रता थी। अथॉरिटीज़ इंश्योर्ड, यानी जो अधिकारी थे भरोसा दिलाते थे दैट सैनिटाइजर्स एंड मास्क वेयर अवेलेबल फॉर वोट्स, कि सैनिटाइजर और मास्क वोटरों के लिए मतदाताओं के लिए अनिवार्य था। एंड स्टाफ, और स्टाफ के लिए भी। मेंटेनिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल, जिसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को बनाए रख सकें। द एडमिनिस्ट्रेशन हैड मेड एडक्वेट अरेंजमेंट्स, प्रशासन ने पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाई थी। इंक्लूडिंग रैम्स फॉर डिसेबल्ड वोटर्स, डिसेबल यानी जो असमर्थ मतदाता थे उनके लिए अलग व्यवस्था थी। एंड सेपरेट क्वीज फॉर वोमेन, और महिलाओं के लिए अलग लाइन थी। एंड सीनियर सिटीजन्स, और जो श्रेष्ठ यानी वरिष्ठ नागरिक थे उनके लिए भी अलग व्यवस्था थी। द पोलिंग ऑफिशियल्स वेयर एफिशिएंट, मतदाता यानी जो मतदान अधिकारी थे वे सभी पर्याप्त महत्व को समझते थे या समर्थवान थे। एंड दियर एफर्ट्स क्रिएटेड ये पीसफुल इन्वायरमेंट, और उनके प्रयास ने एक शांत वातावरण बनाया था। इनकरेजिंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, जिसमें अधिकांश प्रतिभागी प्रोत्साहित करते हुए। ओवरऑल द इलेक्शन सीन वाज ए टेस्टामेंट टू द कंट्रीज रोबस्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कुल मिलाकर के या कह सकते हैं अंततः चुनाव एक देश का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण केंद्र था या परीक्षण था। शोकेसिंग द एंथुसियाज्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू वोट, मतलब अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने का ये उनकी जिम्मेदारी और उत्साह था। अब इसके बाद में देखते हैं बच्चों, मान लीजिए आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा वाले में आप इसको ज़रूर कर लेना। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में आपको एक लेख लिखना है। ऑन स्मार्टफोन यूजेज एंड मिसयूजेज, मतलब स्मार्टफोन यूज़ और मिसयूज का।
ऑफ स्मार्टफोन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स गिवन बेलो, जो नीचे बिंदु दिए गए हैं उनके आधार पर, जिसमें पहला बिंदु क्या है बच्चों, गूगल सर्चिंग, दूसरा है इंटरटेनमेंट, तीसरा है कॉन्टैक्ट, चौथा है शॉपिंग, पांचवा है साइबर क्राइम्स और छठवां है हार्मफुल इंडल्जेंसेस, मतलब कि नुकसानदायक या हानियाँ। स्मार्टफोन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड फॉर आवर लाइव्स। स्मार्टफोनों ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। ऑफरिंग ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, जिसमें हमें संभावनाओं का एक संसार प्रदान किया है। एट आवर फिंगर टिप्स, हमारी अंगुलियों की नोक पर। वी कैन एक्सेस वास्ट इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल, हम गूगल से बहुत विशाल जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। स्टे इंटरटेन्ड विद एप्स, अलग अलग एप्लीकेशन के माध्यम से हम मनोरंजन ले सकते हैं। कनेक्ट विद लव्ड वंस, प्रत्येक अपने प्रिय लोगों से जुड़े रह सकते हैं। एंड शॉप ऑनलाइन, और ऑनलाइन दुकानदारी भी कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। हाउएवर एक्सेसिव यूज कैन लीड टू मिसयूज, जैसा कि अत्यधिक उपयोग दुरुपयोग में बदल जाता है। सच एज इंडल्जिंग इन साइबर क्राइम, जैसे कि साइबर क्राइम का अपराध को बढ़ाता है। स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, यानी गलत अवधारणाएं फैलाता है। एंड वेस्टिंग टाइम ऑन नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और कह सकते हैं व्यर्थ में क्रियाकलाप करने से समय की बर्बादी हो सकती है। मोरओवर, इससे भी अधिक, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन हार्म आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब मोबाइल का अधिक समय तक उपयोग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकता है। लीडिंग टू एडिक्शन, जिसमें लत को बढ़ा सकता है। सोशल आइसोलेशन, सामाजिक एकांतता बढ़ा सकता है। एंड डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, और हमारी रचनात्मकता को कम कर सकता है। टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क, मतलब लाभ को अधिक करने के लिए और हानि को कम करने के लिए, खतरों को कम करने के लिए, वी मस्ट यूज स्मार्टफोन्स रिस्पॉन्सिबली, हमें स्मार्टफोन का प्रयोग जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए। सेट बाउंड्रीज, मतलब सीमाएं व्यवस्थित करना चाहिए। एंड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन यूजेज एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, और जीवन के अन्य उपयोगों और योजनाओं के प्रति संतुलन बनाए रखना चाहिए। बाय डूइंग सो, ऐसा करके, वी कैन हार्नेस दियर पोटेंशियल, हम उनकी उच्च क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाइल एवॉइडिंग पिटफॉल्स, उसकी हानियों से बचते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 से पहले सभी लोग लाइक कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को, और इसे अपने अपने मित्रों के पास में सभी लोग शेयर कर दीजिए। और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखिए, बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं तो हम क्या करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 का ए कह रहा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए आप पुनः इन वाक्यों को लिखिए। इस वाक्य को, नीचे दिए गए वाक्य को, तो क्या कह रहा है भैया, द मदर सेड टू हर सन, माता ने अपने बेटे से कहा, व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज, इन दिनों आप अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आंसर देखिए, तो द मदर क्या हो जाएगा, द मदर सेड टू का बच्चों आस्क्ड हो जाएगा। द मदर आस्क्ड हर सन, माता ने अपने बेटे से पूछा, क्या पूछा। व्हाई जो आपका है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो इसे ही कंजक्शन ले लीजिए, व्हाई। यू की चेंजिंग हर सन से होगा तो ही हो जाएगा। ये आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ही वाज नॉट। इसके बाद में क्या है बच्चों, पेइंग है, तो पेइंग का आपका पेइंग ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पेइंग ही रह जाएगा। अटेंशन का अटेंशन हो जाएगा, पेइंग अटेंशन। उसके बाद में और क्या बच रहा है, टू योर की चेंजिंग हर सन से होगा तो हिज हो जाएगा, हिज। बुक्स हो जाएगा, बुक्स। और दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, डेज का डेज हो जाएगा, तो दोज डेज। इस प्रकार से आप लोगों का बन गया, द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट
पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दोज डेज। अब बी नंबर में क्या कह रहा है, तो बी नंबर में कह रहा है बच्चों चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलिए। तो क्या कह रहा है, यू नो हिम वेल, तुम उसे अच्छे से जानते हो। तो हिम इधर आएगा पैसिव में, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज लगेगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन, तो नोन हो गया। अब नो के साथ में बाई नहीं बल्कि टू लगता है, नो टू यू। उसके बाद में वेल लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे और इस प्रकार से आप लोगों का हो गया ही इज़ नो टू यू वेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो है सी कह रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग, जिसमें क्या है, हरी सेड टू अमन आई लाइक योर ड्रेस। तो हरी का क्या करना, एच कैपिटल में कर देना हरी, फिर हो जाएगा सेड टू अमन, अमन का ए कैपिटल में कर देना, कामा लगा लेना है। उसके बाद में इन्वर्टेड कामा लगा लेना है, फिर आई कैपिटल में हो जाएगा आई लाइक। उसके बाद में योर ड्रेस, और फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे, और इस प्रकार से आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर, और डी नंबर क्या कह रहा है बच्चों, डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में बदलो। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है, तो अशोक कौन था, अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट था, यानी अशोक वाज ए ग्रेट यानी रिनोन्ड एम्परर। अशोक एक प्रसिद्ध बादशाह था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो भैया ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, वेरी मच, ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स वेरी मच। फिर कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। तो आफ्टर द कलिंग वार यानी कलिंग के युद्ध के बाद ही बिगेन टू हेट वार, वह युद्ध से घृणा करने लगा। वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। तो ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया या करने लगा, डूइंग गुड मतलब अच्छा करने लगा, वर्क मतलब अच्छे कार्य, फॉर हिज सब्जेक्ट्स अपनी प्रजा के लिए, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छे कार्य। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। जिसमें क्या है बच्चों, पहला तो इसमें कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। मतलब क्या कहा कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो केवल शारीरिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है, और ऑपरेशन या शोषण से मुक्त होना नहीं है, बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, बल्कि स्वाभिमान की उपस्थिति की बात हो रही है, रिस्पेक्ट सम्मान की बात हो रही है, एंड एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फेयर, और कोई भी बिना किसी भय के अपना जीवन जी सके, इसके बारे में बात हो रही है। अथवा आप इसे कर देना कि वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो राजवीर एंड प्रांजल वेयर ट्रेवलिंग टू आसाम, राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे टू स्पेंड द समर वैकेशन एट प्रांजल्स होम, गर्मी की छुट्टियां प्रांजल के घर पर बिताने के लिए कहाँ जा रहे थे, तो असम में जा रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुखों के समय में क्या किया था। तो किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था, एंड इन हर ओवरवेलमिंग ग्रीफ, और अपने तीव्र दुख में सी कैरीड हिज डेड बॉडी टू नाइबोर्स, वो अपने उसके मृत शरीर को पड़ोसियों के पास ले गई, एंड द बुद्धा, और बुद्ध सीकिंग मेडिसिन मतलब बुद्ध के पास ले गई दवा की तलाश करते हुए, टू क्योर हिम उसका उपचार करने के लिए, एंड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और उसे पुनः जीवन में वापस लाने के लिए उनके पास ले गई थी। अथवा आप इसे कर देना, कह रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया था।
तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित था बिकॉज ही रिसीव्ड 70 पेजेस, क्योंकि उसने 70 पेजेस ही प्राप्त किए थे। बट हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेजेस, लेकिन उसने ईश्वर से 100 पेजेस की मांग की थी। ही फर्मली बिलीव्ड गॉड, वो भगवान में बहुत दृढ़ता से विश्वास करता था कि कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। लीडिंग हिम टू कंक्लूड, वो जो उसे इस निष्कर्ष पर ले गया दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेजेस, कि डाक विभाग के कर्मचारियों ने उसके बचे हुए 30 पेजेस को चुरा लिए थे। सभी कंटेंट प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। आप नीचे दिए गए किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। जिसमें कह रहा है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत कैसे किया। तो क्या कह रहा है कि द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली विद ए स्माइल, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत एक मुस्कान के साथ किया एंड ए फ्रेंडली टोन, और एक मित्रवत लय में किया। ही वॉज एम्यूज्ड बाई हर क्यूरियसिटी एंड एंथुसियाज्म, और उसकी उत्सुकता और उत्साह से बहुत अधिक प्रसन्न था। व्हेन वल्ली आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जब वल्ली उससे प्रश्न पूछती थी, ही आंसर्ड हर इन ए जॉवल मैनर, वह उसे एक मजाकिया तरीके से उत्तर देता था। एड्रेसिंग हर एज मैडम, उसे मैडम के रूप में पुकारते हुए। एंड शोइंग एप्रिसिएशन फॉर हर ईगरनेस, और उसकी उत्सुकता के लिए उसके प्रति प्रशंसा दिखाते हुए टू ट्रेवल एलान, अकेली यात्रा करने का। हिज डेमनर पुट वल्ली एट ईज, उसके इस व्यवहार ने वल्ली को आराम प्रदान किया। मेकिंग हर फील कंफर्टेबल, उसे आराम महसूस करते हुए। एंड वेलकम्ड ऑन द बस, और बस में स्वागत महसूस कराते हुए। दो है, दो में से कोई एक करना है, जिसमें दूसरा कह रहा है बी वाला कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज मूवमेंट, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के नायक थे। कमेंट इसकी टिप्पणी कीजिए। तो नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, वास्तविक नायक थे। हिज कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा, इनकरेज्ड हिम टू डिमांड ए रिस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल, उनकी अंतरात्मा ने सबके लिए एक सम्मानित और अद्भुत जीवन की, अद्वितीय जीवन की मांग किया। He was always determined to fulfill his twin obligation, वह सदैव अपने दोहरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। He performed his obligation for his family, उन्होंने अपना कर्तव्य अपने परिवार के प्रति पूरा किया। एज वेल एज हिज कम्युनिटी, और साथ ही साथ अपने समुदाय, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा किया। Although he was prevented फ्रॉम डूइंग सो, यद्यपि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था, येट ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वह नहीं रुके। एंड गॉट डिस्करेज्ड, और हतोत्साहित नहीं हुए। ही बिकेम होमलेस, वह घर विहीन हो गए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी, ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। ही डिड नॉट केयर द अपार्थीड पॉलिसी, उन्होंने रंगभेद की नीति का ध्यान नहीं दिया। एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम, और जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषित किया दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड ए लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री, कि इस प्रथा ने उनके देश में एंड हिज पीपुल, और उनकी जनता में एक कभी न समाप्त होने वाला गहरा घाव दिया है। ही फॉट अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध लड़े। एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, और अंततः सफल भी हुए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। लाइक और शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए। एक बार सभी लोग हैंड रेज वाला कमेंट कीजिए कि पता चले कि आप लोग जुड़े हैं और समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 60 शब्दों में लगभग जवाब दीजिए।
हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेस्टर, बारिश बर्बादी में कैसे बदल गई। और हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, इसने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। तो देख लेते हैं भैया। द रेन टर्न्ड इनटू ये डिसेस्टर, बारिश एक बर्बादी में बदल गई। व्हेन ए हेल स्टॉर्म फॉलोड, जब ओलों की बारिश होने लगी। डिस्ट्रॉइंग लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को एंड क्रॉप्स और फसलों को बर्बाद करते हुए। द हेल स्टोन्स एज बिग एज फ्रोजन पर्ल्स, बर्फील जो बर्फ के ओले थे वह उतने बड़े थे जितना कि बर्फीले मोती। कंप्लीटली डिवेस्टेटेड द फील्ड, जो पूरी तरीके से खेत को बर्बाद कर दिया। रनिंग लेंचोज लिवलीहुड, जो लेंचो की जीविका चलाते थे। द वंस प्रॉमिसिंग क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जब एक बार अच्छे फसल की वादा करने वाली फसल बर्बाद हो गई। लीविंग लेंचो इन डिस्पेयर, लेंचो को निराशा में छोड़ते हुए। एंड हिज फैमिलीज फ्यूचर अनसर्टेन, और उसके परिवार की भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ते हुए। ड्यू टू द लॉस, हानि के कारण। अब बी नंबर पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बी नंबर कह रहा है व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबारी, अपने कार से यात्रा के दौरान ढेकियाबारी जाते समय राजवीर ने रास्ते में क्या देखा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा भैया। तो ड्यूरिंग द कार जर्नी टू ढेकियाबारी, ढेकियाबारी कार से जाते समय राजवीर सा वास्ट इम्पेंसेजेस ऑफ टी गार्डन्स, राजवीर ने एक्सपेंसेस मतलब राजवीर ने क्या किया, चाय की बागानों का विशाल या विस्तृत क्षेत्र देखा। विद रोज अपॉन रोज, जिसमें कतारें ही कतारें थी। ऑफ नीटली प्रून्ड टी बसेस, चाय की झाड़ियों की बहुत सफाई से कटाई और तोड़ाई हुई थी। स्ट्रेचिंग एज फार एज द आई कुड सी, उतनी दूरी तक इसका विस्तार था जितना कि आंखें देख सकती थीं। द ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य। ऑफ लस ग्रीनरी, मतलब पूरी तरीके से हरियाली की। एंड द साइट ऑफ टी प्लकर्स, और चाय तोड़ने वालों का दृश्य। एट वर्क एडेड टू द चार्म ऑफ द जर्नी, और कार्य पर जो लगे हुए थे उनका इस यात्रा की सुंदरता को, आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। कैप्टिवेटिंग राजवीर्स इमेजिनेशन, जो राजवीर की कल्पना थी उससे भी अधिक। एंड फैसिनेशन, और आकर्षण से भी। विद द टी गार्डन, चाय की बागानें उससे भी अधिक थीं। द साइट वाज ए ट्रीट टू हिज आईज, ये दृश्य उसकी आंखों के लिए एक उपचार जैसा था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 नंबर क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो भैया अमांडा विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम, अमांडा स्वतंत्रता की एक जीवन जीने की इच्छा करती है। एंड फैंटेसी, और कल्पना की जीवन जीने की इच्छा करती है। अवे फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ हर रियलिटी, अपनी वास्तविकता के विरोधों से काफ़ी दूर जा कर के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने की कल्पना करती है। लिविंग इन ए पीसफुल इमरल्ड सी, जो एक शांत हरे समुद्र में रहने की सोचती है। व्हेयर सी कैन ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, जहाँ वह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकती है। अवे फ्रॉम द नैगिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, अपने जीवन के प्रत्येक दिन की टोका टाकी और प्रतिबंध के जीवन से वह दूर होकर के रहना चाहती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में और में आप लोग कर लेना, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता का आप 4 लाइन लिख देना। प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियों को आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए कविता में से किसी एक के केंद्रीय भाव लिखिए। इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, 40 से 50 शब्दों में। डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है,
और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोयम है और इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन की कथा, इज दैट मतलब है कि शुड नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस आर बिहेवियर, कि किसी दूसरों को उनके शारीरिक संरचना या व्यवहार से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एज एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की विशेष क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है, एंड वीकनेस और कमजोरी भी होती है। एंड इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन आर क्रिएचर कैन प्रूव टू बी ब्रेव, और यहाँ तक कि सबसे असामान्य या असाधारण व्यक्ति या जीव भी अपने आप को बहादुर सिद्ध कर सकता है, एंड हीरोइक और नायकीय सिद्ध कर सकता है। लाइन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी एक कविता का 30 से 40 शब्दों में आप लोगों को आंसर देना है, और साथ ही साथ शेयर भी करते रहना है, लाइक भी करते रहना है, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी करते रहना है। हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी का उपचार कैसे किया? तो डॉक्टर जेम्स हेरियट क्योर्ड ट्रिकी बाय पुटिंग हिम ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट, डॉक्टर जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को एक कठोर भोजन की नियमावली पर रखकर उसका उपचार किया। विद होल्डिंग फूड, उसके भोजन को रोक करके, एंड प्रोवाइडिंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, और ताज़ी हवा और पर्याप्त मात्रा में व्यायाम दे करके उसको उपचार किया। एज ट्रिकी रिकवर्ड, जब ट्रिकी में सुधार हो गया, द डॉक्टर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड ए बैलेंस डाइट, तो डॉक्टर ने पूरी तरीके से उसे एक संतुलित आहार दिया। हेल्पिंग ट्रिकी रिगेन हेल्थ एंड विटेलिटी, ट्रिकी के स्वास्थ्य और उसके महत्व को पुनः वापस पाने में, प्रोवाइडिंग दैट समटाइम्स, ये प्रदान करते हैं कि कभी कभी लेस ट्रीटमेंट इज़ मोर इफेक्टिव, मतलब हल्का फुल्का उपचार ज़्यादा प्रभावशाली होता है देन एक्सेसिव मेडिकेशन, मतलब अत्यधिक दवाओं की अपेक्षा। अब इसके बाद में बी नंबर क्या कह रहा है? बी नंबर कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों थे? तो भैया भोलीज फादर रामलाल वाज वरीड अबाउट हर, भोली के पिता रामलाल उसके बारे में चिंतित थे, बिकॉज क्योंकि सी वॉज कंसिडर्ड अनअट्रैक्टिव, उसे अनाकर्षक मानी जाती थी, एंड सिंपल माइंडेड, और साधारण दिमाग वाली मानी जाती थी, ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस एंड स्टेमरिंग स्पीच, अपनी शारीरिक बनावट और हकलाने वाली भाषा के कारण। मेकिंग हिम एनेक्सियस, जो उन्हें चिंतित बनाती थी, अबाउट हर मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी शादी की योजनाओं के बारे में, एंड फ्यूचर वेल बीइंग इन ए सोसाइटी, और एक ऐसे समाज में उसके भविष्य की चिंता के बारे में, वैल्यूइंग ट्रेडिशनल फेमिनाइन क्वालिटीज़, जो पारंपरिक महिलाओं के गुणों का महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोगों को लाइक शेयर करते रहना है। कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 60 शब्दों में देना है। क्या कह रहा है भैया? व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या होता, इफ़ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता तो क्या होता? तो भैया इफ़ माटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, यदि माटिल्डा ने हीरे का हार ना खोया होता, सी एंड हर हस्बैंड वुड हैव कंटिन्यूड लिविंग ए कंफर्टेबल, तो वह और उसके पति एक आरामदायक तरीके से, एल्वियट मॉडेस्ट, मतलब पर्याप्त विनम्रता के जीवन को या सभ्यता के जीवन को जीने में जारी रखते, निरंतर जारी रखते। दे माइट हैव इंजॉयड द सोशल स्टेटस, वह सामाजिक स्थिति एंड पार्टीज और समारोहों का आनंद भी ले सकते थे, बट इट इज़ लाइकली माटिल्डाज डिजायर, लेकिन ये माटिल्डा की इच्छा थी, फॉर लग्जरी एंड वेल्थ, मतलब विलासिता, सुख, वैभव और धन की, वुड हैव परसिस्टेड पॉसिबली लीडिंग टू फर्दर डिस्कंटेंट, मतलब जो संभवतः उसे
एक अत्यधिक संतुष्टि की ओर ले गई एंड स्ट्रगल्स टू मेंटेन अपीयरेंस, और अपनी शारीरिक संरचना को बनाए रखने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। अल्टरिंग दियर लाइफ ट्रैजेक्टरी इन अनफॉर्सीन वेज, मतलब अप्रत्याशित तरीकों से उन्हें अपने जीवन जीने का तरीका परिवर्तित करना पड़ा। परहैप्स, शायद, लीडिंग टू ए ग्रेटर हैप्पीनेस और डीपर ट्रबल्स, शायद वह उसे अत्यधिक खुशी की ओर या फिर गहरे दुखों की ओर, परेशानियों की ओर जा सकते थे। अब इसमें बी नंबर कह रहा है, व्हाई डिड द थीफ बिकम ए फ्रेंड टू अनिल, मतलब चोर अनिल का एक मित्र क्यों बना। तो द थीफ हरी सिंह बिकेम ए फ्रेंड टू अनिल, हरी सिंह चोर अनिल का एक मित्र बना, बिकॉज क्योंकि अनिल शोड हिम काइंडनेस, अनिल एंड ट्रस्ट, अनिल दया और भरोसा दिखाता था। ऑफरिंग हिम शेल्टर एंड फूड, उसे भोजन और आवास प्रदान करता था, विदाउट जजमेंट, बिना किसी निर्णय के। अनिल्स सिंपल जेनरसिटी, अनिल की साधारण उदारता एंड लैक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन टच्ड हरी, और मतलब कह सकते हैं धोखे की या बर्बादी की कमी के कारण उसने हरी को स्पर्श किया। एवाक्यूनिंग ए सेंस ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, एक मानवीय लगाव के समझ को उसके अंदर विकसित कर दिया। हरीज इंटेंशन चेंज, हरी की विचारधाराएं बदल गई। एंड ही बिगेन टू सी अनिल एज ए फ्रेंड, और वह अनिल को एक मित्र के रूप में देखने लगा, नॉट ए टारगेट, एक लक्ष्य के रूप में नहीं। लीडिंग टू ए जेन्यून बॉन्ड, एक साधारण शर्त लगाव। एंड हरीज ट्रांसफॉर्मेशन, और हरी के रूपांतरण को बढ़ाते हुए, एज ही स्टार्टेड टू वैल्यू रिलेशनशिप्स ओवर मटेरियल गेन, वह पदार्थों को पाने की अपेक्षा जिससे उसने बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी होती रहे। और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप लोगों को एक जानकारी और दे दें कि आप लोगों का कल 2 क्लास चलेगा, एक सुबह 8 बजे से चलेगा और एक शाम को पुनः 5 बजे से चलेगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।